अगर हम एक ऐसी कॉरपोरेट लूट की कल्पना करें जो इतनी विशाल हो कि किसी बेहद समृद्ध क्षेत्र की 1/3 आबादी ही खत्म हो जाए और उधर 7 समंदर पार बैठे कंपनी के शेयरधारक अपने रिकॉर्ड मुनाफे का जश्न मना रहे हों। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई आधुनिक मेगा कॉर्पोरेशन या कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इतिहास के उस पन्ने की गहराई में जाने वाले हैं जहां एक विशाल, बेहद अमीर और शक्तिशाली उपमहाद्वीप मतलब अपना भारत सिर्फ मुट्ठी भर विदेशी व्यापारियों के अधीन हो गया। और इस डीप डाइव के लिए हमारे पास प्रख्यात इतिहासकार बिपिन चंद्रा की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश और स्रोत हैं। सही कहा। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ राजाओं के नाम या युद्धों की तारीखें रटना बिल्कुल नहीं है। हम उन ताकतों, आंदोलनों और उन छिपी हुई संस्थागत कमजोरियों की गहराई में जाने वाले हैं जिन्होंने 18वीं सदी के भारत को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है शुरुआत करने के लिए। इतिहास का अध्ययन केवल ये जानने के लिए नहीं होता कि क्या हुआ, असली रहस्य तो हमेशा क्यों और कैसे में छिपा होता है। एग्जैक्टली। और जब हम 18वीं सदी के भारत को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। बिल्कुल, ये वो भूमि थी जो उस समय वैश्विक व्यापार का केंद्र थी, मतलब दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ताश के पत्तों की तरह ढह गई और एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया? इस क्यों का जवाब खोजने के लिए हमें दिल्ली के लाल किले की उन दीवारों के भीतर झांकना होगा जहां से इस पतन की शुरुआत हुई थी। और ये पतन मुगल साम्राज्य के खोखले होते ताज से शुरू होता है। 18वीं सदी की शुरुआत में वो साम्राज्य जो कभी पूरी दुनिया के लिए शक्ति और धन का प्रतीक था, वो अचानक लड़खड़ाने लगा था। हाँ, और स्रोतों के अनुसार औरंगजेब की नीतियां और दक्कन में लड़े गए उसके अंतहीन युद्धों ने साम्राज्य के संसाधनों को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। पर उनके बाद जो हुआ वो शायद पतन का सबसे बड़ा कारण था। मतलब जो सत्ता के लिए उत्तराधिकार के युद्ध हुए, उन्होंने तो मुगल ढांचे की कमर ही तोड़ दी। औरंगजेब के बाद कोई सक्षम नेतृत्व बचा ही नहीं था। जहांदार शाह और मोहम्मद शाह जैसे बहुत ही कमजोर शासक दिल्ली के तख्त पर बैठे। मोहम्मद शाह का शासनकाल तो लगभग 30 साल लंबा था, है ना? हाँ, 30 साल। ये एक ऐसा समय था जब साम्राज्य को एक नई दिशा दी जा सकती थी, सुधार किए जा सकते थे। लेकिन राजकाज की फाइलों से ज्यादा उनकी दिलचस्पी दरबार की विलासिता और ऐशो आराम में थी। और इसी प्रशासनिक शून्यता के बीच सैयद बंधुओं का उदय हुआ, जिन्हें इतिहास में किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि सम्राट केवल उनकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां बन के रह गए थे। लेकिन जो चीज स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि असली बीमारी केवल इन राजाओं की विलासिता नहीं थी, बीमारी उस पूरे सिस्टम के भीतर थी, जिसे जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण शासकों का व्यक्तिगत पतन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी संस्थागत और आर्थिक विफलता थी। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, मुगल प्रशासन अपने वरिष्ठ अधिकारियों या मनसबदारों को नकद वेतन देने के बजाय उन्हें जमीन के बड़े बड़े टुकड़े दे देता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था। हाँ, वे अधिकारी उस जमीन से टैक्स वसूलते थे और अपना खर्च चलाते थे। लेकिन औरंगजेब के लंबे युद्धों के कारण मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बांटने के लिए उपजाऊ जमीनें या जागीरें बची ही नहीं थी। एग्जैक्टली। इस स्थिति ने कुलीन वर्ग के बीच एक गला काट प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया। ठीक है, तो इस जागीरदारी संकट की तुलना एक ऐसी आधुनिक कॉरपोरेट कंपनी से की जा सकती है जिसका सारा फंड खत्म हो चुका है। हाँ, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये, है ना? अब वो कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देने के बजाय सबको वाइस प्रेसिडेंट का शानदार टाइटल बांट रही है। लेकिन जब इन अधिकारियों को पता चलता है कि कंपनी के बैंक खाते में कोई पैसा ही नहीं है, तो वे कंपनी के लिए काम करने के बजाय ऑफिस का फर्नीचर और कंप्यूटर ही चुराकर बेचने लगते हैं। बिल्कुल, ताकि अपना खर्च निकाल सकें। मुगल साम्राज्य में बिल्कुल यही हो रहा था। अधिकारियों ने राज्य के प्रति वफादारी छोड़ दी और किसानों को बेरहमी से लूटना शुरू कर दिए। और जब जागीरें कम पड़ने लगीं तो हर अधिकारी ने अपनी जागीर से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टैक्स निचोड़ने की कोशिश की। किसानों पर बोझ इतना बढ़ गया कि कई जगह उन्होंने खेती ही छोड़ दी या फिर विद्रोह कर दिया। पूरी कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और इसी अंदरूनी खोखलेपन के बीच 1739 में नादिर शाह का भयानक आक्रमण हुआ। नादिर शाह का वो आक्रमण, स्रोतों में इसका जो विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम मचाया गया। और लूट का जो आंकड़ा सामने आता है 70 करोड़ रुपए। ओ बाप रे, 70 करोड़ उस जमाने में? हाँ, आज के समय में ये कई 100 अरब डॉलर के बराबर होगा। इसके साथ ही शाहजहां का बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। मतलब ये लूट इतनी विशाल थी कि नादिर शाह ने वापस लौटकर अपने देशवासियों को अगले 3 साल तक हर तरह के टैक्स से मुक्त कर दिया। बिल्कुल, लेकिन इस आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक था। इसने मुगल साम्राज्य के बचे कुचे भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि दिल्ली का तख्त अब सिर्फ एक दिखावा है। सही कहा, उसकी कोई सैन्य ताकत नहीं बची थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों और क्षेत्रीय क्षत्रपों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। और जहां भी सत्ता का खालीपन होता है वहां कोई ना कोई उसे भरने आ ही जाता है। मुगल सत्ता के इस वैक्यूम को भरने के लिए नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरकर सामने आईं, जैसे हैदराबाद में निजामुल मुल्क, बंगाल में मुर्शिद कुली खान और अवध में सादात शाह ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इन राज्यों की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये थी कि इनकी राजनीति काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष थी। ये 18वीं सदी के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इन नए शासकों ने राज्य को चलाने के लिए धर्म के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी। ऊंचे पदों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को नियुक्त किया। हाँ, और अपनी सीमाओं के भीतर कानून व्यवस्था कायम की और कृषि को भी संरक्षण दिया। और इनमें से कुछ शासक तो अपनी सोच में बेहद आधुनिक थे। मैसूर के टीपू सुल्तान का उदाहरण सबसे हैरान करने वाला है। बिल्कुल, 18वीं सदी के भारत में बैठा एक शासक फ्रांसीसी क्रांति में इतनी गहरी दिलचस्पी ले रहा था कि वो बाकायदा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसने अपनी राजधानी में ट्री ऑफ लिबर्टी तक लगाया। एक ऐसे दौर में जब दुनिया राजशाही और सामंतवाद में जी रही थी, टीपू सुल्तान स्वतंत्रता और समानता के फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारों से जुड़ रहा था। दूसरी तरफ राजपूत शासक सवाई जयसिंह थे। उन्होंने केवल जयपुर जैसा एक पूरी तरह से योजनाबद्ध और वैज्ञानिक शहर ही नहीं बसाया, बल्कि दिल्ली और उज्जैन में जंतर मंतर जैसी वेधशालाएं भी बनाई, जो खगोल विज्ञान में उनकी गहरी रुचि को दर्शाती हैं। तो यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ जो स्रोतों को पढ़ते हुए लगातार दिमाग में आ रही थी। जी पूछिए। यदि ये क्षेत्रीय शासक इतने सक्षम थे, प्रशासन को लेकर इतने धर्मनिरपेक्ष थे और टीपू सुल्तान या जयसिंह जैसे लोग विज्ञान और वैश्विक राजनीति को समझ रहे थे, तो फिर वे सब मिलकर पूरे भारत को एक क्यों नहीं कर पाए? वे मुट्ठी भर विदेशियों को बाहर रखने में विफल कैसे हो गए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका जवाब उनकी आर्थिक संरचना में छिपा है। ये राज्य प्रशासनिक रूप से तो मजबूत थे, लेकिन उन्होंने उस बुनियादी सामंती यानी फ्यूडल अर्थव्यवस्था को कभी नहीं बदला। मतलब वो अभी भी उसी पुराने तरीके से किसानों से भारी लगान वसूल कर रहे थे। एग्जैक्टली। उन्होंने नई तकनीकों में, कारखानों में या आधुनिक विज्ञान में कोई संस्थागत निवेश नहीं किया। अच्छा, तो टीपू सुल्तान या जयसिंह जैसे शासकों की वैज्ञानिक रुचि सिर्फ उनके व्यक्तिगत शौक तक ही सीमित रही। हाँ, वो किसी बड़े वैज्ञानिक आंदोलन या औद्योगिक क्रांति में नहीं बदल सकी। उनकी पूरी व्यवस्था का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लगान इकट्ठा करने पर था, उत्पादन बढ़ाने पर नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है, और यही विरोधाभास हमें 18वीं सदी के समाज और अर्थव्यवस्था की असली स्थिति की ओर ले जाता है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था। हमारे सूती वस्त्र, रेशम और मसालों की पूरी दुनिया में इतनी भारी मांग थी कि भारत को कीमती धातुओं का सिंक कहा जाता था। दुनिया भर का सोना चांदी व्यापार के जरिए भारत आता था और यहीं रह जाता था। लेकिन इस अपार व्यापारिक सफलता के बावजूद वो धन आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा था। सही कहा। कृषि तकनीकें सदियों पुरानी थीं। किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी हैसियत केवल एक करदाता की थी, जिसे जमींदार और राजा बारी बारी से निचोड़ते थे। और समाज भी पूरी तरह से ठहरा हुआ था। शिक्षा व्यवस्था को ही देख लीजिए। जो पारंपरिक शिक्षा दी जा रही थी उसमें साहित्य, कानून, धर्म और दर्शन तो थे, लेकिन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या आधुनिक भूगोल का कोई नामो निशान नहीं था। समाज कठोर जाति व्यवस्था के जाल में फंसा था, जिसने सोशल मोबिलिटी को पूरी तरह रोक दिया था। और महिलाओं की स्थिति पर भी स्रोत एक बहुत ही मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। सती और पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियां समाज में गहराई तक बैठी हुई थीं। लेकिन साथ ही फ्रांसीसी यात्री एबे डुबोइस का एक बहुत ही दिलचस्प कथन है। उन्होंने लिखा था कि भारत में युद्ध और अराजकता के दौरान भी महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाता था, जो कि उस समय के यूरोप में बहुत दुर्लभ बात थी। और हिंदू मुस्लिम संबंधों के मामले में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिलता है। हाँ,
उस समय एक शानदार मिलीजुली संस्कृति का विकास हो रहा था। मीर और गालिब जैसे महान कवियों का उर्दू कविता में योगदान इसी दौर की उपज है। आम लोग एक दूसरे के त्योहारों और परंपराओं में बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल होते थे। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब हम इस पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो 18वीं सदी का भारत एक ऐसे बेहद अमीर व्यक्ति की तरह लगता है जो अपने सोने चांदी से भरे आलीशान महल की सुरक्षा के लिए सदियों पुराने जंग लगे तालों का उपयोग कर रहा था। क्या बात है, बहुत ही उम्दा तुलना है। वो ये भूल गया था कि महल के बाहर बैठे उसके यूरोपीय पड़ोसी ताला तोड़ने की नई, आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकें विकसित कर चुके हैं। और उस महल की एक और सबसे बड़ी ढांचागत कमजोरी थी राजनीतिक राष्ट्रवाद, यानी पॉलिटिकल नेशनलिज्म का पूरी तरह से नदारद होना। मतलब आज हम जिस भारत की बात करते हैं उस समय आम लोगों के मन में ऐसा कोई राजनीतिक विचार था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। एक आम आदमी की वफादारी अपनी जाति, अपने गांव या अपने स्थानीय जमींदार तक सीमित थी। इसलिए जब कोई विदेशी सेना किसी भारतीय राजा पर हमला करती थी तो आम नागरिक को लगता था कि ये राजाओं की आपसी लड़ाई है। देश की रक्षा करना आम आदमी की चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि देश जैसी कोई राजनीतिक अवधारणा ही नहीं थी। और भारत के इसी बिखराव, ठहराव और अपार धन का सबसे बड़ा फायदा उठाया यूरोप के नाविक देशों ने। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। हाँ, वास्को डी गामा जब भारत से मसाले लेकर वापस लौटा तो उसने अपने पूरे सफर की लागत का 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। 60 गुना? ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने पूरे यूरोप के होश उड़ा दिए। भारत के साथ व्यापार रातों रात दुनिया का सबसे लाभदायक धंधा बन गया। पुर्तगालियों के बाद डच आए और अंततः 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में विदेशी व्यापारी मुगल दरबार में बहुत ही विनम्रता से पेश आते थे, है ना? बिल्कुल, वे सिर्फ व्यापारिक छूट और सुरक्षा की भीख मांगते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि मुगल सत्ता कमजोर हो रही है और क्षेत्रीय राजा आपस में लड़ रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं। और इस महत्वाकांक्षा को कूटनीति का रूप दिया फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने। स्रोतों के अनुसार ड्यूप्लेक्स की वो मास्टर स्ट्रैटेजी इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। उसने दक्षिण भारत में ये रणनीति अपनाई। उसने देखा कि भारतीय राजाओं की सेनाएं संख्या में तो बहुत बड़ी हैं, उनके पास हाथी हैं, घुड़सवार हैं, लेकिन वे एक भीड़ की तरह लड़ती हैं। तो ड्यूप्लेक्स ने आधुनिक यूरोपीय तर्ज पर अनुशासित सैनिकों की छोटी टुकड़ियां बनाई। ये सैनिक एक सीधी रेखा में खड़े होकर एक साथ गोली चलाते थे। ये अनुशासन और आधुनिक तोपखाने का ऐसा गणित था जिसके सामने भारतीय राजाओं की विशाल लेकिन अव्यवस्थित सेनाएं टिक नहीं पाती थीं। और ड्यूप्लेक्स ने इस सैन्य श्रेष्ठता का उपयोग भारतीय राजाओं के घरेलू झगड़ों में किया। उसकी रणनीति बहुत स्पष्ट थी। एक का पक्ष लो, उसे युद्ध जिताओ और फिर उस एहसान के बदले में जीतने वाले राजा से जमीन, व्यापारिक छूट और भारी मात्रा में नकद पैसा वसूल लो। पर यहाँ एक बात समझ नहीं आती, क्या भारतीय राजाओं को ये नहीं दिख रहा था कि वे क्या कर रहे हैं? यही तो विडंबना है। क्या वे इतने नासमझ थे कि विदेशियों को अपने घरेलू झगड़ों में बुलाकर अपने ही हाथों अपनी आजादी का सौदा कर रहे हैं? उन्होंने यूरोपीय सैन्य अनुशासन को देखकर तुरंत उसे खुद क्यों नहीं अपनाया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका सीधा जवाब है व्यक्तिगत स्वार्थ और दूरदृष्टि की कमी। मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन? हाँ, भारतीय राजा अपने तात्कालिक लाभ यानी अपने पड़ोसी राजा को हराने में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें लंबी अवधि का खतरा नजर ही नहीं आया। उन्हें लगा कि ये विदेशी केवल किराए के सैनिक हैं जो पैसे लेके चले जाएंगे। एग्जैक्टली। और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से ये चाल बहुत जल्दी सीख ली और उन्होंने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने देखा कि उन्हें यूरोप से सैनिक बुलाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने भारतीय किसानों को ही अपनी सेना में भर्ती किया, उन्हें पश्चिमी तरीके से प्रशिक्षित किया, समय पर वेतन दिया। और यही भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत का सबसे बड़ा हथियार बन गए। यानी अंग्रेजों ने भारत के पैसे से भारत की ही लोगों की सेना बनाकर भारत को जीत लिया। और दक्षिण भारत में सीखी गई इस क्रूर लेकिन अचोक रणनीति का सबसे भयानक इस्तेमाल हुआ बंगाल में। 18वीं सदी में बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था। ये एक तरह से मुगल साम्राज्य का एटीएम था। 1756 में जब बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज व्यापारी बिना उसकी इजाजत के कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे हैं, तो उसने उस पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला को यह समझ आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहती, वो राजनीतिक सत्ता हथियाना चाहती है। लेकिन सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कूटनीति के खतरे को बहुत कम आंका।
और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में 1757 के प्लासी के युद्ध के नाम से दर्ज है। लेकिन स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि प्लासी कोई युद्ध था ही नहीं। वो एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट डील थी, एक गद्दारी थी। बिल्कुल। अंग्रेजों ने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर, उस समय के बड़े व्यापारी अमीचंद और बैंकर जगत सेठ के साथ मिलकर साजिश रची। युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला की आधी से ज्यादा सेना ने अपनी तलवारें म्यान से निकाली ही नहीं। नवाब को मार दिया गया और गद्दार मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली की तरह बिठा दिया गया। और प्लासी के बाद बंगाल की जो अंधी लूट शुरू हुई, उसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। मीर जाफर अंग्रेजों के लिए एक ऐसी सोने की खदान बन गया जिसमें वे जब चाहें हाथ डालकर पैसा निकाल सकते थे। रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से लाखों रुपए रिश्वत और उपहार के नाम पर बटोरे। लेकिन जब इस लूट के कारण मीर जाफर का खजाना पूरी तरह खाली हो गया और वो कंपनी की बढ़ती मांगे पूरी नहीं कर पाया, तो अंग्रेजों ने उसे भी हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम एक बहुत ही सक्षम और स्वतंत्र सोच वाला प्रशासक था। उसने देखा कि कंपनी के कर्मचारी दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे कंपनी के व्यापार के बजाय अपना निजी व्यापार बिना टैक्स दिए कर रहे थे, जिससे नवाब को तो आर्थिक नुकसान हो ही रहा था, साथ ही स्थानीय भारतीय व्यापारी भी इस अनुचित प्रतिस्पर्धा में बर्बाद हो रहे थे। तो मीर कासिम ने इस अन्याय को रोकने के लिए एक बेहद साहसिक कदम उठाया। उसने आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिए। इसका मतलब था कि अब भारतीय व्यापारी भी बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समानता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। जाहिर है, वे एकाधिकार चाहते थे, समानता नहीं। और इसी व्यापारिक टकराव का परिणाम था 1764 का बक्सर का युद्ध। प्लासी के विपरीत बक्सर एक असली सैन्य टकराव था। इसमें अंग्रेजों की अनुशासित सेना के सामने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं थीं। लेकिन अंग्रेजों ने इन तीनों की विशाल संयुक्त सेना को भी हरा दिया। इसे एक जीत ने पूरी तरह साबित कर दिया कि सैन्य और रणनीतिक रूप से अंग्रेज अब भारत की सर्वोच्च शक्ति बन चुके हैं। बक्सर की जीत के बाद 1765 में अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसने बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए तोड़ दिया, जिसे दोहरी व्यवस्था या ड्यूअल गवर्नमेंट कहा जाता है। उन्होंने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, यानी राजस्व और टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार अब कंपनी के पास था। लेकिन निजामत यानी पुलिस, न्याय और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नाम मात्र के नवाब के पास छोड़ दी गई। तो इस सब का क्या मतलब है? ये दोहरी व्यवस्था बिल्कुल उस लालची मकान मालिक की तरह काम कर रही थी जो अपने किराएदार से हर महीने पूरा पैसा जबरदस्ती वसूल लेता है। लेकिन जब मकान की छत से पानी टपकने लगता है या घर में चोरी हो जाती है तो वो साफ मुकर जाता है और कहता है कि सुरक्षा और मरम्मत की जिम्मेदारी तो किराएदार की है, मेरा काम सिर्फ पैसा लेना है। बहुत सटीक उदाहरण है। कंपनी के पास सारा पैसा था लेकिन जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और नवाब के पास सारी जिम्मेदारी थी लेकिन प्रशासन चलाने के लिए एक पैसा नहीं था। शक्ति और अधिकार बिना किसी जिम्मेदारी के दुनिया की सबसे विनाशकारी चीज है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का ऐसा खून चूसा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। किसानों को अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था और कारीगरों को बहुत कम कीमत पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। और इस भयानक शोषण का सबसे दर्दनाक परिणाम था 1770 का बंगाल का अकाल। वो अकाल जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 आबादी भूख से तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि उस भीषण अकाल के दौरान भी कंपनी का राजस्व कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने और सख्ती से टैक्स वसूला। ये सुनना सच में बहुत विचलित करने वाला है। बंगाल से लूटे गए इस अपार धन का इस्तेमाल करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विशाल और आधुनिक सेना खड़ी की और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि भारत की अपार संपत्ति, अंदरूनी राजनीतिक कलह, विज्ञान और तकनीक को नजरअंदाज करना और सबसे बढ़कर राष्ट्रवाद या एक राष्ट्र की भावना की कमी, बिल्कुल, इन सब कमजोरियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी को इतने बड़े उपमहाद्वीप का मालिक बना दिया। सही कहा। इस डीप डाइव से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि इतिहास का अध्ययन सिर्फ बीती हुई तारीखें याद रखने के लिए नहीं किया जाता। ये हमें सिखाता है कि
कैसे किसी भी समाज की संरचनात्मक कमजोरियों और उसके अंदरूनी खोखलेपन का फायदा उठाया जा सकता है। जब सत्ता संस्थागत होने के बजाय व्यक्तिगत हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। और ये भी कि तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सोच के बना केवल धन और पुरानी सैन्य ताकत किसी देश को नहीं बचा सकते। इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए इन ऐतिहासिक स्रोतों से परे जाकर एक विचार दिमाग में गूंजता है। श्रोताओं के लिए ये जरा सोचने वाली बात है। क्या? कि अगर 18वीं सदी में मराठों या मैसूर के टीपू सुल्तान ने केवल राजस्व वसूलने या यूरोप से कुछ आधुनिक हथियार खरीद लेने पर ही संतोष नहीं किया होता, क्या होता अगर उन्होंने यूरोप की तरह ज्ञान के प्रसार के लिए छपाई खानों यानी प्रिंटिंग प्रेस में भारी निवेश किया होता? अगर वे आधुनिक वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित करते जहां पुराने ग्रंथों के बजाय नए विज्ञान पर शोध होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। क्या तब 18वीं सदी के भारत में खुद की औद्योगिक क्रांति आ सकती थी? क्या तब भारत का इतिहास कुछ और ही होता? इसी सवाल के साथ हम इतिहास के पन्नों की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। सोचने वाली बात है।